आज के क्लास में हम लोग एक और नए चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं अपने साइंस के अंदर। चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इसके पहले हम लोगों ने इस साइंस के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स को, अलग अलग प्रकार के हमारे पास चैप्टर थे, उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इतने सारे चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आज फाइनली हम लोग एक और नए चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर हमारा बहुत सिंपल है और बहुत छोटा भी है, तो बहुत जल्दी ये हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर सर्किट क्या होता है, फिर ये जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब चैप्टर का जो हेडिंग है, मतलब चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, पहले इसके मतलब को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमको ये समझ में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ सिंपल सा बिजली। हमारे घरों में बिजली आता है, उसी से हमारा टीवी चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, जो रूम हीटर चलता है, कुछ भी है जो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो बिजली का मतलब हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और सर्किट का मतलब हुआ कि आपके घर में जिस तरीके से वायर बिछाया गया है अलग अलग जगहों के लिए, जैसे पंखा के लिए अलग वायर होगा, बल्ब के लिए अलग वायर होगा, उसी प्रकार से फ्रिज के लिए अलग कनेक्शन होगा वायर का, टीवी के लिए अलग कनेक्शन होगा, है ना। ये जो अलग अलग प्रकार के कनेक्शन आपके घरों में दिखता है जिससे बिजली पास होता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सर्किट बोल देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? जैसे आप इसी रूम में देखेंगे ध्यान से, तो एक वायर है पंखा के लिए, एक वायर है बल्ब के लिए, एक वायर है ट्यूबलाइट के लिए। तो ये जो सब अलग अलग वायर है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सर्किट बोल देते हैं। कोई डाउट है इसमें? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला टॉपिक है इसमें जो हम लोगों को डिस्कस करना है, वो है इलेक्ट्रिक सेल। अब समझते हैं कि पहले ये सेल होता क्या है। देखो, एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट बाय अ केमिकल रिएक्शन दैट चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल का सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हैं बैटरी। क्या समझ सकते हैं? बैटरी, है ना। वो वही बैटरी का यहाँ पे बात हो रहा है जो बैटरी हम लोग अपने रिमोट में लगाते हैं, अपने दीवार वाले घड़ी में लगाते हैं। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे बैटरी का मतलब, बैटरी को हम लोग इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस। डिवाइस है ये, मतलब क्या है, बैटरी है। ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, जो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है बाय अ केमिकल रिएक्शन। बैटरी के अंदर क्या होता है, रिएक्शन होता है केमिकल का, तब जाकर हमको इलेक्ट्रिसिटी उससे मिलता है। और वो रिएक्शन क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, मतलब बैटरी के अंदर क्या है फिलहाल, केमिकल है, तो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अंदर ही अंदर सब कुछ। कोई दिक्कत इसमें? तो आप इसको सिंपली ऐसे समझिए, जो हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते हैं अपने रिमोट में, अपने दीवार वाले घड़ियों में, वो बैटरी के अंदर होता है केमिकल। ठीक है, क्या होता है, केमिकल। केमिकल है तो कैसा एनर्जी हुआ उसके पास, केमिकल एनर्जी हुआ। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाकर हमारा घड़ी चल पाता है या फिर रिमोट काम कर पाता है। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंपल सा मतलब यहाँ पे बात हो रहा है बैटरी का। ठीक है, डाउट इसमें? तो बैटरी के अंदर क्या रहता है, केमिकल, मतलब केमिकल एनर्जी रहता है, और उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब बिजली में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रिक सेल। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक टॉर्च है, उस टॉर्च में हम लोग क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो उस टॉर्च से यदि हमारा बैटरी जल पा रहा है, इसका मतलब है कि उस बैटरी से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है, तब जाकर हमारा बैटरी, मतलब तब हमारा जाकर टॉर्च जल पा रहा है। और फिर से इसको समझिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, मतलब टॉर्च है, सिंपल से समझिए, आपके पास क्या एक टॉर्च है और उस टॉर्च में बल्ब लगा हुआ है। उस बल्ब को हम जला रहे हैं और जल गया, इसका मतलब सिंपल सा है कि बैटरी से क्या निकला, इलेक्ट्रिक करंट निकला, जो करंट किसको मिल गया, टॉर्च में लगे हुए बल्ब को मिल गया, तब जाकर हमारा बल्ब जला। समझ में आ रही है बात? उसी प्रकार से हम लोग दीवार वाले घड़ियों में क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी क्या करता है बताओ, बैटरी क्या किया, आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जिसके वजह से आपका घड़ी चल पा रहा। उसी प्रकार से बात करें रिमोट का, तो रिमोट में हम लोग लगाते हैं बैटरी। तो रिमोट में भी क्या होता है, हमारा केमिकल एनर्जी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाकर हमारा रिमोट पूरी तरीके से काम कर पाता है। समझ आ रही है बात? तो बैटरी एक्चुअली करता क्या है, बैटरी के अंदर होता है केमिकल एनर्जी और उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी जाकर हमारा बल्ब जल पाता है या फिर दीवार वाला जो घड़ी है वो चल पाता है या फिर रिमोट काम कर पाता है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेज, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक सेल मतलब बैटरी का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों में करते हैं, जैसे अलार्म वाला जो घड़ी होता है उसमें भी हम लोग लगाते हैं वही बैटरी। हाथ वाला जो घड़ी होता है वो घड़ी उसका बैटरी थोड़ा अलग रहता है लेकिन काम सेम रहता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रकार से कैमरा में भी बैटरी लगता है और भी अलग अलग प्रकार के डिवाइसों में बैटरी लगता है, जिसका काम मात्र एक है कि उस बैटरी के अंदर जो केमिकल है उस केमिकल को एक्चुअली इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। बेसिकली बैटरी को यदि आप ध्यान से देखोगे तो बैटरी के एक साइड पर आपको एक छोटा सा मेटल का कैप दिखेगा, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा एक साइड, और दूसरे साइड उठा हुआ नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल चिकना दिखेगा। आपने कभी गौर किया इस चीज़ को? मतलब बैटरी का दो हिस्सा होता है, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। तो ये ध्यान से देखोगे तो एक हिस्सा ऊपर से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं मेटल कैप, और दूसरा हिस्सा जो उसके पीछे वाला होता है वो बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, बिल्कुल सपाट रहता है, उसको हम लोग कहते हैं मेटल डिस्क कहते हैं। ठीक है, आगे अब पॉजिटिव मतलब प्लस साइन एंड अ नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। आपने यदि बैटरी को देखा होगा तो, हालांकि यदि आपके पास सामने बुक रहेगा तो और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी क्या करिए, अपने सामने आपके पास जो भी बुक है क्लास 6 के साइंस का, उसमें ये चैप्टर खोल के रखिए ताकि आपको उसमें डायग्राम वगैरह दिखता रहे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बैटरी को यदि कभी आप गौर से देखेंगे तो उसमें आपको एक प्लस साइन दिखेगा और एक माइनस साइन दिखेगा। दिखता है कि नहीं बताओ जल्दी? बिल्कुल दिखता है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। जिधर हमारा बैटरी में मेटल कैप होता है, मतलब जिधर थोड़ा सा उठा हुआ रहता है हिस्सा, वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा, और जिधर उठा हुआ नहीं है, मतलब जिधर केवल मेटल डिस्क है, उधर क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यदि अब आपसे चलते फिरते कोई पूछे कि बताओ बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा? मेटल कैप की ओर होगा, मतलब कि जिधर थोड़ा सा उठा हुआ रहता है ना हिस्सा बैटरी के, उधर ही हमारा रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल किधर रहेगा? जिधर मेटल डिस्क है उधर हमारा नेगेटिव वाला रहता है, मतलब माइनस लिखा हुआ रहेगा। आगे ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। हर बैटरी के पास दो प्रकार का टर्मिनल होगा ही होगा, मतलब दो प्रकार का इसमें रहना ही है टर्मिनल। एक होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल मतलब प्लस साइन, और एक होगा नेगेटिव टर्मिनल मतलब नेगेटिव साइन। क्या ये बात ध्यान रहेगा? कहने का सिंपल सा मतलब है कि हर बैटरी के पास दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। अब देखो एक बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, मतलब एक बैटरी से बिजली कैसे निकलता है। एक्चुअली इसमें सारा काम करता कौन है पता है? बैटरी के अंदर जो केमिकल है वो सारा काम करता है। मतलब बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल होता है, वही केमिकल आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है, और उसको जहाँ पे हम लोग फिट करते हैं वो काम करने लगता है। जैसे दीवार में लगाओ, दीवार वाले घड़ी में लगाओ, दीवार का घड़ी चलने लगेगा। रिमोट में लगाओ, रिमोट काम करने लगेगा। तो बेसिकली बैटरी से जो बिजली निकल रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? केमिकल का है, जो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना, जब बैटरी बनाया जाता है तो उसके अंदर केमिकल डाला जाता है, जिसका काम ही यही होता है कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देना, मतलब बिजली में कन्वर्ट कर देना। आगे when the chemicals in the electric cells are used up, the electric cell stops producing electricity। लेकिन आपके मन में सवाल आया होगा कि सर उसमें जो केमिकल डालता है क्या वो केमिकल जिंदगी भर चलेगा? नहीं, उस केमिकल का भी एक समय होता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। अच्छा बैटरी लेंगे तो 6 महीना भी चलता है, 7 महीना भी चलता है, 8 महीना भी चलता है। अच्छा बैटरी लेंगे तो बैटरी पे डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का बैटरी ले रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो यदि उसके अंदर का केमिकल एक बार खत्म हो गया, सारा इस्तेमाल होते होते खत्म हो गया, तो बैटरी चलना मतलब बैटरी काम करना बंद कर देगा। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं ना कि रिमोट काम करना बंद कर दिया,
लेकिन दूसरा बैटरी लगाते हैं तो फटाक से काम करना चालू करता है। इसका मतलब है कि आपके बैटरी का जो केमिकल था अंदर में वो क्या हो चुका था, यूज्ड हो चुका था, मतलब खत्म हो चुका था। अब दूसरा बैटरी उस जगह पर इस्तेमाल करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारा काम करता है। तो बैटरी से यदि बिजली प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें सबसे बड़ा हाथ है उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल का। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट है फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट क्या है, चलो इसके बारे में भी थोड़ा देखा जाए। डेफिनेशन ऑफ फिलामेंट, ध्यान से समझिएगा ये फिलामेंट क्या होता है। द थीन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। हालांकि ये ना आज ज़्यादातर आपको बल्ब में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। आपने वो वाला बल्ब देखा है, वो जो पूरा का पूरा शीशा का होता था बल्ब और वो येलो लाइट करता था। आज भी मार्केट में कहीं कहीं पर आपको दिखता है, लेकिन अब उसका संख्या मार्केट में बहुत ही कम हो गया, मतलब उसका इस्तेमाल अब बहुत कम दिखने को मिलता है। व्हाइट लाइट वाला जो लाइट है जिससे उजला रोशनी निकलता है वो ज़्यादा आज मार्केट में दिखता है आपको, है ना। मतलब व्हाइट लाइट जो प्रोड्यूस करता है जो बल्ब, वो आपको मार्केट में ज़्यादा दिख रहा है, ट्यूबलाइट ज़्यादा दिख रहा है। तो वो जो बल्ब आता था जो कि येलो लाइट प्रोड्यूस करता था वो आज मार्केट में बहुत कम दिखता है। ये हाँ, आपके बुक में डायग्राम दिखा हुआ नहीं, वो नहीं, वो एक जिस पे आप हाथ रखे ना वो वाला, हाँ बिल्कुल इस प्रकार का आपने लाइट बल्ब देखा होगा। हाँ, शीशा का बल्ब, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में भी वो डायग्राम बना हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो वो चीज़ दिख जाएगा आपको। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने वो वाला बल्ब जरूर देखा होगा जो कि मार्केट में पहले आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत आराम से मिल जाता था कहीं पर भी, और उससे ना येलो लाइट निकलता था। कौन सा लाइट, येलो लाइट निकलता था। उस बल्ब को यदि आप ध्यान से देखोगे ना तो उसमें एक पतला सा वायर होता था और वही पतला सा वही पतला सा वायर लाइट प्रोड्यूस करता था। समझ में आ रही है बात। तो वही था हमारा फिलामेंट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द थीन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो उस बल्ब के अंदर एक छोटा सा पतला सा वायर रहता था जो कि लाइट प्रोड्यूस करता था, और बल्ब जब फ्यूज होता था तो हम लोग कैसे पता करते थे, वो वायर टूट जाता था, है ना। मतलब यदि वो वायर टूट जाता था तो हम लोग बोलते थे कि बल्ब क्या हो चुका है, फ्यूज हो चुका है। ठीक है, और वो बल्ब पहले ज़्यादा महंगा नहीं, 15 से 20 रुपए के अंदर में आ जाता था। लेकिन क्या आज के रेट में आपको ये वाला बल्ब जो कि व्हाइट लाइट वाला है, क्या ये आपको 15-20 रुपए में मिलेगा? नहीं, ये बहुत महंगा मिलता है, 100-150, कोई कोई बल्ब तो 300 का भी है, 400 का भी है, 500 का भी है, 1000 का भी है ना। लेकिन वो वाला बल्ब का खूबी ये था कि 15 से 20 रुपए में वो मिल जाता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा खराबी ये था कि जल्दी फ्यूज भी हो जाता था, है ना। एक बार यदि नीचे गिरा तो पक्का फूट जाएगा, यदि कहीं पे जोर से उसको आपने हिला दिया तो पक्का वो फ्यूज हो जाता था। तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करना पड़ता था। खैर आगे बढ़ते हैं। तो फिलामेंट का मतलब समझ में आया, फिलामेंट का मतलब समझ आ गया आपको। तो वो वाले बल्ब के अंदर एक वायर होता था पतला सा, वही हमारा कहलाता था फिलामेंट। आगे, the filament is fixed at two thick wires which also provide support to it। और फिलामेंट जो हमारा होता था वो एक्चुअली 2 और वायर से जुड़ा रहता था, मोटे मोटे वायर से, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता था, मतलब उसको ज़्यादा हिलने डुलने नहीं देता था। ठीक है, आगे, वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। इसमें से एक जो वायर है, ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो जो बल्ब होता था हमारा जिसमें आपको फिलामेंट साफ साफ दिखता था, वो फिलामेंट 2 वायर से जुड़ा हुआ रहता था, 2 मोटे मोटे वायर से। इसमें से एक वायर जो है बल्ब के नीचे वाले हिस्से से जुड़ा रहता था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ दिस थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। बल्ब के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से एक वायर जुड़ा रहता था। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। और दूसरा जो वायर था वो बिल्कुल बल्ब के सेंटर से जुड़ा रहता था, बिल्कुल बीचों बीच जुड़ा रहता था। और ये वो 2 ऐसे मोटे वायर थे जो कि फिलामेंट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता था। ठीक है, आगे, द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। एक्चुअली ध्यान से देखा जाए तो ये जो दोनों वायर हमारा जहां पे कनेक्टेड था, पहला वाला जो वायर था वो बल्ब के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे कनेक्टेड था, और दूसरा वाला जो वायर था वो बिल्कुल मेटल के, मतलब जो बल्ब है हमारा बिल्कुल उसके बीच में जुड़ा हुआ था। तो ये एक्चुअली 2 बल्ब का टर्मिनल था, 2 अलग अलग पॉइंट थे जहां पे 2 अलग अलग वायर आपका
जुड़ा रहता है और उसी वायर के ऊपर आपका टिका हुआ रहता है फिलामेंट। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और ये दो वायर जिसके ऊपर आपका फिलामेंट टंगा हुआ रहता है, ये दो वायर ऐसा रहता है, इस तरीके से डिजाइन किया रहता है कि दोनों आपस में टच ना हो जाए। समझ आ रही है बात? यदि टच हो गया तब तो आपका बल्ब ब्लास्ट कर जाता, फ्यूज हो जाता है ना, लेकिन वो टच ना करे, एक दूसरे से हमेशा दूरी बनाए रखे, इस हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता था। ठीक है, वो दोनों वायर बड़ा इंपॉर्टेंट होता था और वो दोनों वायर आपके फिलामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता था, मतलब उसको टांगे के रखता था। आगे, दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बैटरी के पास तो दो टर्मिनल होता ही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसी तरीके से बल्ब के पास भी दो टर्मिनल होता है। समझ में आ गया बात? एक टर्मिनल होगा बल्ब के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे, बॉटम में, और एक टर्मिनल होगा बिल्कुल बल्ब के बीच वाले हिस्से में। कोई डाउट इसमें? तो बल्ब के पास भी दो टर्मिनल और बैटरी के पास तो दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा ये पहला वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक हमारा होगा एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, क्या उसमें किसी प्रकार का डाउट है आप लोग को? चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो आज का टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर के अंदर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले यदि आपके पास किसी भी प्रकार का बुक है साइंस का, तो उसको आप अपने सामने खोल के रखेंगे। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का खोल के रखेंगे, या फिर किसी और पब्लिकेशन का है तो फिर उसको भी आप रख सकते हैं डायग्राम को देखने के लिए। ठीक ना, पॉइंट तो सारा हम लोग यहाँ से समझ लेंगे, लेकिन डायग्राम वगैरह देखना हो तो आप अपने सामने बुक को रखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है इसमें, द कंप्लीट पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू ऑल द कनेक्टेड कंपोनेंट इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हुआ सिंपल सा, आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, हालांकि ऐसा डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। आप एक बैटरी लो, ठीक है, उस बैटरी से आप एक वायर जोड़ दो। एक वायर उसका आप रखेंगे पॉजिटिव की तरफ और एक तरफ रखेंगे नेगेटिव की तरफ बैटरी का, और उस वायर के बीच में कहीं पर आप जोड़ दो एक बल्ब, छोटा सा बल्ब। ठीक है, छोटा सा बल्ब। ये जो पूरा आपने अरेंजमेंट तैयार किया, इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। तो क्या क्या आपने, सबसे पहले एक छोटा सा बैटरी लिया आपने, उस बैटरी का दो टर्मिनल होता है हम लोग को पता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोनों तरफ आपने एक वायर जोड़ दिया, एक पॉजिटिव की तरफ जोड़ा और आपने एक नेगेटिव की तरफ जोड़ा, मतलब एक ही वायर है, उस वायर का दो अलग अलग एंड है, दो अलग अलग छोर है। उस एक को आपने पॉजिटिव की तरफ जोड़ा और एक को आपने नेगेटिव की तरफ जोड़ा, और उस वायर को बीच से कहीं पर छील के काट के वहां पे आप एक कनेक्ट कर दीजिए एक बल्ब छोटा सा। ठीक है, तो ये बल्ब हमारा जलना स्टार्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा तैयार हुआ, इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पास हो रहा है ना। चलिए, वही इसमें लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंपल सा मतलब समझना है, पूरा का पूरा एक कंप्लीट पाथ होगा, मतलब एक बैटरी होंगे, उसमें तार जुड़े होंगे, है ना, उसमें बल्ब लगे होंगे, इसी पूरे अरेंजमेंट को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई डाउट इसमें? अच्छा, क्या हम लोग अपने घरों में जो लगा हुआ है, हमारे घरों में वायर है कि नहीं, उस वायर के बीच में पंखा का भी अलग वायर है, बल्ब का अलग वायर है, ट्यूब लाइट का अलग बल्ब है, सॉरी अलग वायर है। तो क्या घर के इस तार के अरेंजमेंट को, मतलब घरों में जो वायर लगा रहता है, क्या उस अरेंजमेंट को भी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे घरों में भी जो लगा हुआ है पूरा बिजली का कनेक्शन, वो भी क्या एक इलेक्ट्रिक सर्किट ही है। कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घरों में बिजली पावर हाउस से आता है, लेकिन दोनों का दोनों क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो ये जो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये एक पाथ है, एक कंप्लीट पाथ है, मतलब इसी रास्ते के थ्रू हमारा इलेक्ट्रिसिटी
पास करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। समझ में आ रही है बात? तो ये जो पूरा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली आपको ये बताता है कि किस तरीके से करंट का पास होना होता है, मतलब किस तरीके से करंट पास होता है, यही हमको ये बताता है पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे, द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट। चलिए मान लीजिए कि हमने जो आपको एग्जांपल अभी दिया था कि हमारे पास एक छोटा सा बैटरी है, उस बैटरी के दोनों तरफ आपने एक वायर जोड़ दिया है और उस वायर के बीच में आपने कहीं पर उसको काट के एक बल्ब जोड़ दिया है। तो बल्ब कब जलेगा? वो बल्ब ग्लो यानी कि बल्ब जलेगा तब जब उस वायर से क्या पास हो रहा हो? करंट पास हो रहा हो। यदि करंट पास होगा ही नहीं तो क्या वो बल्ब जलेगा? बिल्कुल भी नहीं जलेगा, है ना। तो वो जो हमने वायर में बल्ब जोड़ा है वो बल्ब हमारा तभी जलेगा जब सर्किट से क्या पास हो? इलेक्ट्रिक करंट पास हो। ठीक है, आगे, in an electric circuit the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell। अब ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हम लोग। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट किधर से किधर मूव करेगा? यदि कोई बोले कि बताओ इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट किधर से किधर मूव करता है, तो आप बताइएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा वायर के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और जवाब नहीं दे पाते हैं। तो यदि कोई आपसे बोले कि बताओ इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का जो डायरेक्शन है, मतलब करंट किधर से किधर की ओर मूव करेगा, तो पहला आप क्या बोलोगे? यही बोलना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का डायरेक्शन यानी कि करंट जो मूव करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है। ठीक है, आगे, व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb, this makes the bulb glow। मतलब यदि हमारे बैटरी के टर्मिनल से, कहने का मतलब बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से यदि बल्ब का टर्मिनल जुड़ा हुआ है, कल हमने आपको बताया था बैटरी का भी दो टर्मिनल होता है और बल्ब का भी दो टर्मिनल होता है। तो यदि बैटरी के दोनों तरफ दोनों टर्मिनल में वायर लगा हुआ है और यदि वो वायर बैटरी के दोनों टर्मिनल से बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड है तो बल्ब हमारा पक्का ग्लो करेगा। कहने का सिंपल सा मतलब है कि बैटरी का दोनों टर्मिनल और बल्ब का दोनों टर्मिनल आपस में क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर बल्ब ग्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि आपने बल्ब के चलो बल्ब नहीं बैटरी समझते हैं। मान लीजिए कि आपने बैटरी के दोनों टर्मिनल को आपस में आपने कनेक्ट कर दिया है। फिर से समझिए, अपने बैटरी के दोनों टर्मिनल पे आपने वायर कनेक्ट कर दिया, लेकिन आपने उस वायर से बल्ब को जोड़ा ही नहीं, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो बल्ब कब जलेगा? बल्ब तब जलेगा, मतलब बल्ब तब ग्लो करेगा जब बैटरी का दोनों टर्मिनल मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जुड़ा हुआ होना चाहिए। किससे? बल्ब के दोनों टर्मिनल से, तब जाकर हमारा बल्ब ग्लो करेगा यानी कि जलेगा। ठीक है, आगे, उसके बाद है इसमें सम टाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू दी सेल। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारा बल्ब बैटरी से कनेक्टेड है लेकिन फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। ऐसा कई बार होता है। ऐसा क्यों हुआ? मतलब हमारे बैटरी से बल्ब जुड़ा हुआ है, बैटरी और बल्ब दोनों वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बल्ब क्यों नहीं जला, क्यों नहीं ग्लो किया? इसके पीछे कारण होता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन्स। तो नहीं जल रहा है बल्ब, इसका मतलब है कि बल्ब क्या हो गया होगा? फ्यूज हो गया होगा। समझ में आ रही है बात? कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा बैटरी का वायर बल्ब के दोनों टर्मिनल से क्या है? कनेक्टेड है, इसके बावजूद बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पक्का बल्ब क्या हो चुका है? फ्यूज हो चुका है। और फ्यूज कई कारण से हो सकते हैं बल्ब, है ना। वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। एक जो सबसे कॉमन कारण है, जो एक सबसे मतलब जो बहुत बेसिक सा चीज़ है बल्ब के फ्यूज होने के पीछे का कारण, वो है उसके फिलामेंट का टूट जाना। और हमने कल आपको बताया था कि वो फिलामेंट ही वो चीज़ होता है जिससे कि हमारा हमारा बल्ब ग्लो करता है ना। और यदि फिलामेंट ही ब्रेक कर गया तो क्या बल्ब आपका ग्लो करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। और एक्चुअली ये फिलामेंट होता है क्या है? हमने कल बताया था आपको, एक पतला सा वायर होता है ना, जो वही हमारा चमकता है तो जाके हमारा बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, तो बल्ब बहुत सारे कारण से फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक जो कारण बहुत ही कॉमन सा रीजन, बहुत कॉमन रीजन है, वो है फिलामेंट का ब्रेक हो जाना, टूट जाना। ठीक है,
आगे, अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। मतलब यदि आपका फिलामेंट ब्रेक कर गया है, इसका सिंपल सा मतलब है कि करंट पास हो ही नहीं पा रहा है। करंट पास कब होता बताओ? जब फिलामेंट जुड़ा रहा था, लेकिन फिलामेंट यहाँ पे क्या हो चुका है? टूट चुका है। तो क्या करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर पास हो पा रहा है? मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक करंट हमारा पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि बीच में हमारा फिलामेंट ही टूट चुका है, और टूट चुका है तो वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पा रहा है। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो ही नहीं पा रहा है तो क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा चीज जो इसमें था, हमारा फिलामेंट ही टूट चुका है। ठीक है, तो बल्ब ग्लो कब करेगा? इसके पीछे 2-3 वजह है। बल्ब ग्लो तब करेगा जब पहला बात उसका फिलामेंट ठीक हो, दूसरा बात बैटरी का दोनों टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, तभी जाकर हमारा बल्ब ग्लो करेगा। यानी कि बल्ब ग्लो करेगा 2 वजह से। पहला, बल्ब का फिलामेंट ठीक होना चाहिए, दूसरा बल्ब का दोनों टर्मिनल बैटरी के दोनों टर्मिनल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब जाकर हमारा बल्ब ग्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। अगले वाले क्लास में ही हम लोग इस पूरे चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। तो अगले वाले क्लास में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक हमारा होगा इलेक्ट्रिक स्विच और एक होगा इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करके पूरा चैप्टर ही हम लोग खत्म कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक स्विच। एक के बाद एक नए नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी प्रकार से एक और नए टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक स्विच। ये इलेक्ट्रिक स्विच एक्चुअली है क्या? इसको ना आप सिंपली ऐसे समझिए, हमारे घरों में बोर्ड होता है, उस बोर्ड से हमारा पंखा जुड़ा रहता है ना, बल्ब जुड़ा रहता है, ट्यूबलाइट जुड़ा रहता है, टीवी जुड़ा रहता है, फ्रिज जुड़ा रहता है, एसी जुड़ा रहता है, कूलर जुड़ा रहता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें जुड़े रहते हैं। हम लोग जब स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो वो चालू और बंद हो जाता है। बस उसी स्विच के बारे में यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो उसी स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। तो जिस स्विच को ऑन ऑफ करने से आपका फैन चलता है, बंद होता है, वो भी हमारा एक प्रकार का क्या है? स्विच ही है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक स्विच के डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। अब इसका मतलब क्या हुआ इसे समझिए। हमने आपको पिछले वाले क्लास में कहा था कि हमारे घरों में जो वायरिंग का सिस्टम होता है वो भी एक एग्जांपल है किसका? इलेक्ट्रिक सर्किट का। मतलब हमारे घरों में कितने सारे वायर लगे रहते हैं। एक वायर होता है टीवी के लिए, एक वायर होता है फ्रिज के लिए, एक वायर होता है कूलर के लिए। तो ये सबका सब एग्जाम्पल किसका है? इलेक्ट्रिक सर्किट का ही है ना। अब इन सभी वायर से हमारा जुड़ा रहता है अलग अलग स्विच, है ना। जैसे मान लीजिए टीवी का वायर है, तो टीवी का वायर से क्या जुड़ा रहेगा? टीवी का स्विच जुड़ा रहेगा। तो उसी हम लोग उसी स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो हमारा टीवी चालू या फिर बंद हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपने स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने का मतलब क्या होगा? टीवी बंद हो गया ना। इसका मतलब है कि आपने सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर दिया। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बताने जा रहे हैं कि यदि आपके स्विच ऑफ करने से कोई चीज बंद हो जा रहा है, इसका मतलब है कि आपने सर्किट को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। और जब सर्किट ब्रेक हो गया तो क्या करंट पास हो पाएगा इधर से उधर? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारा टीवी क्या हो गया? ऑफ हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए फैन चल रहा था, फैन ऑन था, आप गए और स्विच को आप ऑफ कर दिए जाके, तो इसका मतलब फैन ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फैन ऑफ इसलिए हुआ क्योंकि आपने स्विच को ऑफ किया, और स्विच ऑफ करने का मतलब हुआ कि आपने पूरे सर्किट को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। उसी प्रकार से जब दोबारा हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो दोबारा फैन चलने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब हुआ कि आपने सर्किट को ज्वाइन कर दिया, कंप्लीट कर दिया, दोनों वायर को आपने सटा दिया। समझ आ रही बात? यही था हमारा इलेक्ट्रिक स्विच। पे इलेक्ट्रिक स्विच एक्चुअली करता क्या है? आपके सर्किट को ब्रेक या फिर जोड़ने का काम करता है। समझ आ रही है बात? आपका स्विच यदि ऑफ है इसका मतलब है कि सर्किट आपका ब्रेक है, और यदि स्विच ऑन है तो सर्किट आपका क्या है? कंप्लीट है, मतलब करंट उससे आराम से पास हो जाएगा और आपका जो कंपोनेंट रहेगा, मतलब टीवी फ्रिज कूलर जो भी है वो चालू हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिक स्विच क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में कंट्रोल करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। मतलब वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपका कहने का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रिक स्विच करेगा। मतलब यदि आप स्विच को ऑफ कर दोगे तो क्या करंट फिर भी आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो वहीं पे ब्रेक हो गया आपका सर्किट। समझ में आ रही है बात। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक स्विच आपके मतलब इलेक्ट्रिक स्विच आपके करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। समझ में आ रही है बात। तो एक यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखेंगे कि स्विच यदि ऑन है इसका मतलब है कि आपका सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है, करंट पास हो सकता है, ठीक है, और आप जो चीज चलाना चाहेंगे वो चल जाएगा, टीवी फ्रिज कूलर जो भी चलाना चाहेंगे वो चल जाएगा। लेकिन यदि स्विच आपका ऑफ है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक सर्किट आपका क्या है, ब्रेक है, टूटा हुआ है। क्या वो करंट को पास कर पाएगा एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और क्या वो जब सर्किट ही हमारा ब्रेक है तो क्या टीवी कूलर वगैरह चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो इलेक्ट्रिक स्विच आपका करंट कंट्रोल करता है कि वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यदि स्विच ऑन है तो करंट आगे बढ़ेगा और यदि स्विच ऑफ है तो करंट आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आगे, when the switch is in the off position the current will not flow because the link is broken and the circuit is open। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि यदि आपका स्विच ऑफ है, मान लीजिए यदि आपका स्विच ऑफ है तो क्या आपका करंट आगे बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ रहा है आगे, क्योंकि आपका पूरा सर्किट ही ब्रेक है, सर्किट आपका खुल चुका है, ओपन हो चुका है, मतलब वो ब्रेक हो चुका है। तो कहने का मतलब यदि आपका स्विच ऑफ है तो करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा, पहला बात। और दूसरा बात, आगे क्यों नहीं बढ़ पाया करंट, इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि आपका स्विच ऑफ है और स्विच ऑफ होने का मतलब है कि आपका सर्किट ब्रेक हो चुका है, सर्किट आपका ओपन हो चुका है, खाल मतलब वहां पे वो टूट चुका है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है करंट। करंट आगे कब बढ़ता, जब वायर हमारा जुड़ा रहता, मतलब किस पोजीशन में हो हमारा स्विच, ऑन पोजीशन में हो। ऑन पोजीशन में यदि हमारा स्विच रहेगा तो पक्का करंट हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन द करंट विल फ्लो बिकॉज देयर इज नो ब्रोकन लिंक एंड द सर्किट इज नाउ क्लोज्ड। लेकिन मान लीजिए कि यदि आपका स्विच ऑन है, स्विच ऑन है इसका मतलब है कि करंट आगे बढ़ेगा। इसका मतलब आप यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि करंट आगे इसलिए बढ़ पा रहा है क्योंकि सर्किट आपका पूरी तरीके से क्लोज है, मतलब सर्किट जुड़ा हुआ है, वो कहीं से टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपको दो बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। पहला बात कि यदि स्विच ऑफ है, पहला बात यदि स्विच ऑफ है इसका मतलब है कि करंट आगे नहीं बढ़ेगा। और करंट आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि स्विच ऑफ है, और स्विच ऑफ का मतलब है कि आपका सर्किट ब्रेक है, ओपन है वो, इसीलिए वो करंट आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पहला बात। दूसरा बात, यदि आपका स्विच ऑन है तो इसका मतलब है कि करंट आगे बढ़ेगा। और करंट आगे बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि आपका सर्किट ब्रेक नहीं है, वो जुड़ा हुआ है, आपस में क्लोज है, इसीलिए करंट आगे बढ़ पा रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अ स्विच इज ऑल्सो नॉन एज की, स्विच को हम लोग की के नाम से भी जानते हैं, KEY की, मतलब आप स्विच बोलो या फिर की बोलो, बात क्या है, सेम है। लेकिन ज्यादातर हम लोग अपने घरों में क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्विच इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप की भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये क्या होता है, चलिए पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। देखो, द मटेरियल्स दैट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर का मतलब होता है वो मटेरियल जिसके थ्रू करंट क्या कर सकता है, पास कर सकता है ना। मतलब वो मटेरियल, वो चीज जिससे होके हमारा करंट पास हो सकता है, उसको हम लोग कह देंगे कंडक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, जितने भी आपके मेटल होते हैं, जैसे आपका आयरन है ना, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, आपके मेटल हैं जिससे करंट पास आराम से कर जाएगा, इसीलिए इन सभी को हम लोग क्या बोल देंगे, कंडक्टर बोल देंगे, ठीक है। तो कंडक्टर का मतलब हुआ वो मटेरियल जिसके थ्रू करंट इजिली पास कर जाए, है ना, उसी को हम लोग कहेंगे कंडक्टर। और इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका सारे मेटल हो गए, ठीक है, मतलब आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब आपका ऐसे मेटल हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होके गुजर सकता है। उसके बाद है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, जरा ये भी समझ लो।
द मटेरियल्स दैट डज नॉट अलाउ करेंट टू फ्लो, द मटेरियल्स दैट डज नॉट अलाउ करेंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसा मटेरियल जिससे करंट पास हो ही नहीं, मतलब वो करंट को पास नहीं कर पाएगा, वैसे मटेरियल को हम लोग कहेंगे इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल, ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट आर इंसुलेटर्स। कहने का मतलब है जितने भी आपके नॉन मेटल है, नॉन मेटल के तौर पे आपका क्या क्या आ जाएगा, नॉन मेटल के तौर पे आएगा आपका लकड़ी, प्लास्टिक, पेपर, ये सब क्या आएगा आपका नॉन मेटल कहलाएगा। समझ रही है बात। तो क्या लकड़ी से कभी आपने देखा है करंट पास करता है? क्या लकड़ी में करंट लगता है? कभी नहीं लगता। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इंसुलेटर का हो गया। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट में करंट पास करता है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल है कि सर ये ग्रेफाइट क्या है? देखो ये ग्रेफाइट कुछ नहीं है, जब हम लोग बचपन में पेंसिल से लिखा करते थे, वो जो पेंसिल का नोक होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट। मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। समझ आ रही है बात। तो जितने भी मेटल हैं वो सारे हो गए हमारे कंडक्टर, क्योंकि उससे करंट पास हो जाएगा। जितने भी नॉन मेटल हैं, बस किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर, वो सारे के सारे हमारे हो जाएंगे इंसुलेटर। ठीक है, तो सारे मेटल कहलाएंगे कंडक्टर और सारे नॉन मेटल कहलाएंगे इंसुलेटर, बस किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट में करंट पास करता है। ठीक है, तो क्या ग्रेफाइट को आप इंसुलेटर बोल सकते हो? ग्रेफाइट को नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रहे। हालांकि ग्रेफाइट नॉन मेटल जरूर है, लेकिन इसके थ्रू करंट पास करता है। समझ आ रही है बात। तो एक बार फिर से बताते हैं, सारे के सारे मेटल आपके कहलाएंगे कंडक्टर और सारे के सारे नॉन मेटल कहलाएंगे आपके इंसुलेटर, बस किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के सारे नॉन मेटल कहलाएंगे आपके इंसुलेटर। क्यों ग्रेफाइट को छोड़कर? क्योंकि ग्रेफाइट हमारा एक इंसुलेटर नहीं बल्कि एक कंडक्टर है, मतलब उसके थ्रू बिजली पास कर सकता है और करता भी है। ठीक है, आगे, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कंडक्टर भी इंपॉर्टेंट है तो उतना ही ज्यादा इंसुलेटर भी इंपॉर्टेंट है ना। आगे, स्विचेज, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। जैसे आपका स्विच हो गया, इलेक्ट्रिकल मतलब प्लग हो गया, उसी प्रकार से आपका सॉकेट हो गया, ये सब का सब कंडक्टर ही होता है। मतलब ये सब का हम इन सबको आप कंडक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। जो उसी प्रकार से रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, और यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड आर मेड ऑफ इंसुलेटर्स। जैसे आपका रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वायर को, मतलब तार को कवर करने के लिए, और ये सब हमारा कहलाता है इंसुलेटर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हुआ। क्या इस टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट नहीं? आप लोगों को डाउट? चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगले क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।